नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इम्पोर्टेंट जीके में। अपन इस सीरीज में बात करेंगे विज्ञान के जीके की लगभग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों की हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सालों में भी इनके पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विज्ञान का जो पहला पार्ट है जिसमें हम भौतिक विज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष के द्वारा हम किस चीज़ को मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अच्छा, दूरी की जो इकाई होती है एमकेएस पद्धति में वो होती है मीटर। ठीक है, तो जो ये प्रकाश वर्ष है ये कितने मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष, एक जो प्रकाश लाइट ईयर है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर का होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का जो मीटर में अगर हम बात करें तो कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष इतने मीटर का होता है जो लंबी लंबी दूरियां मापने के काम आता है। अच्छा, जो प्रकाश दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है? वो है पारसेक। क्या है? पारसेक, हम जिसको कहते हैं पीए से डिनोट करते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? पीए से। ये इस प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। जो गैलेक्सी वगैरह, स्टार्स वगैरह, उनके बीच की जो दूरी में है ना, वो हम पारसेक में मापते हैं। अच्छा, तो एक पारसेक का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इससे भी बड़ा होता है पारसेक। ठीक है, और एक और होती है जो वो भी बड़ी यूनिट है प्रकार की, जिसको हम खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अच्छा, अपन को अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दूरी के मात्रक को जो मतलब आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, मतलब बड़े सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा है हमारा ये पारसेक, उससे छोटा है ये, और उससे छोटा है ये। ठीक है, तो ये दूरी के जो कुछ बड़े मात्रक है जिनको हमने बात की। अच्छा, बात करते हैं समय का मात्रक क्या है। तो समय का मात्रक आप सभी को पता है कि एमकेएस का सेकंड में समय मापते हैं। प्रकाश तीव्रता, इसका मात्रक आपको पता ही है। प्रकाश तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, और द्रव्यमान मतलब मास का मात्रक होता है किलोग्राम। ये हम जो बात कर रहे हैं ये हम एमकेएस पद्धति की एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जो सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है ना, उसकी बात करते हैं। ठीक, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। अच्छा, न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन है हमारे बल का मात्रक। किसका है? बल का जो ऐसा ही मात्रक है। और वॉट किसका मात्रक है? वॉट है शक्ति का, पावर का। और डाइन भी एक बल का ही मात्रक है, पर ये किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। और न्यूटन जो है वो एमकेएस या एसआई पद्धति में है। ठीक है, अच्छा, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, ये क्या होते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो एक होती है एमकेएस। अब इनमें हम क्या करते हैं, जो तीन चीजें होती है ना, जो हमारी मेन राशियां होती है, जो एक हम किसको हम कहते हैं लंबाई और द्रव्यमान और समय। एमकेएस में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। एक और पद्धति होती है जिसको हम कहते हैं सीजीएस में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। एक और पद्धति होती है हमारी जिसको हम कहते हैं एफपीएस में लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। बात समझ में? तीन पद्धतियां हैं, एक एमकेएस पद्धति, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकंड। मतलब ये लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक होता है। ठीक है, और जब हम विमान निकालते हैं ना, तो ये भी हम ऐसे निकालते हैं, MLT विमान निकालते हैं। एम मतलब मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, जैसे किसी की भी जैसे दूरी की विमान निकाले तो दूरी में क्या होता है? मास होता नहीं है, लेंथ होती है और समय होता नहीं है। मतलब तो इसकी विमा क्या होगी? M0L1T1। तो ये बहुत आगे की चीज़ें है जो अपन कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल में जब हम बात करेंगे तो इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी है? अभी बात की किसकी है? दूरी की। पारसेक भी किसकी इकाई है? पारसेक भी एक दूरी की इकाई है। तो समय की इकाई क्या है? समय की इकाई आपको पता है क्या है? सेकंड। और प्रकाश की चमक जो होती है, प्रकाश की चमक है, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन। क्या होती है? ल्यूमेन। प्रकाश की चमक को हम ज्योति फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योति फ्लक्स भी कहा जाता है। ज्योति फ्लक्स, प्रकाश की चमक को क्या कहा जाता है? ज्योति फ्लक्स भी कहा जाता है। आपको ऐसे पूछ ले कि ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो ज्योति फ्लक्स की, या ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है? ल्यूमेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा सकता है और आने वाले एग्जाम में भी पूछने के चांस है। अच्छा, चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल की इकाई क्या होती है? टेस्ला। ठीक है, और वैसे बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। और सीजीएस में डाइन। और चुंबकीय बल की होती है टेस्ला। और एक होता है चुंबकीय
फ्लक्स जिसकी इकाई होती है वेबर, क्या होती है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। चुंबकीय बल की इकाई होती है टेस्ला, और बल की न्यूटन, और सीजीएस में डाइन। तो ये बल के जो हमारे जो फोर्स है उनकी यूनिट्स है। पास्कल, पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल होती है दाब की। किसकी होती है? दाब की, ठीक है। और आर्द्रता की इकाई क्या होती है? घन सेंटीमीटर पर ग्राम, घन सेंटीमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। और वर्षा, वर्षा को हम किस में मापते हैं? एमएम में। आपको पता है ना आज कितने एमएम बारिश हुई, अपन जब मेजरमेंट करते हैं ना वर्षा का तो कितने एमएम, मिलीमीटर, ठीक है। दाब का पता ही है पास्कल। और तापमान की डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होता है? डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं नेक्स्ट, कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है? तो सबको पता है कि कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। अभी बात की ज्योति फ्लक्स के बारे में, ल्यूमेन, ये मैन, ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? अच्छा, अदिश और सदिश ये दो राशियां होती है, ठीक है। अदिश और वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर या इसको बोलते हैं हम सदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां जिनको हम मापते, मतलब राशि क्या होती है? जिनको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, गिना जा, ठीक है। तो सदिश राशि और वेक्टर मतलब इनको, सदिश राशि वो होती है जिनको मापने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दोनों की दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है, और जिसके लिए हमें परिमाण की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। और जिनको मापने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उनको कहते हैं हम अदिश राशि। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अदिश राशि क्या होती है? दूरी, समय, ठीक है। ये जो राशियाँ होती है ये क्या होती है? अदिश राशियाँ होती है। दूरी है, समय है, बहुत सारी ऐसी राशियाँ होती है जिनको मापने के लिए हमें केवल और केवल किसकी ज़रूरत पड़ती है? परिमाण की, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड, जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान आपको शक्कर लाने जाना है तो आप क्या कहोगे? 5 किलो शक्कर दो, या आप ऐसे कहोगे कि उत्तर दिशा में हमें 5 किलो शक्कर चाहिए, ऐसे तो नहीं कहोगे ना, आप यही कहोगे कि 5 किलो शक्कर चाहिए, ठीक है। जैसे चाल है, आयतन है, ये जो चाल है आयतन है, घनत्व है, ठीक है। धारा है, कार्य है, धारा, कार्य, ठीक है। ये सब क्या राशियाँ होती है? ये सब होती हैं अदिश राशियाँ, ठीक है। जैसे चाल मतलब आप कितनी भी स्पीड से चलो वो चाल होगी। और एक और होता है वेलोसिटी, ठीक है। वेग क्या है? सदिश राशि। वेग एक मतलब एक फिक्स डायरेक्शन होती है, उसमें अगर हम चलते हैं, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर अपन चल रहे हैं उत्तर दिशा में, तो ये एक वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और स्पीड क्या होगी? स्पीड अपन किसी भी दिशा में बाइक से चलते हैं तो वो स्पीड होती है कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, 60 की स्पीड से चल रहे हैं। तो ये चाल और वेग, चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग जो वेलोसिटी है वो सदिश राशि है, ठीक है। तो ऐसे सदिश राशि क्या होती है? चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को, त्वरण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण ये भी एक क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सदिश राशियाँ होती है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, विद्युत तीव्रता, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, ये जो भी है ये सब क्या है? सदिश राशियाँ है। तो इनमें से आप देखोगे कि अदिश राशि कौन सी है, तो देखो दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि। देखो दूरी क्या होती है? जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो एक आप इधर से ऐसे यूँ रास्ता ये गया, तो ये जो है डिस्टेंस है, ये क्या? ये है दूरी। ये क्या है? ये है दूरी। विस्थापन क्या होता है? यहाँ से लगातार यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लगा के यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसको हम कहते हैं विस्थापन। ये है विस्थापन। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। समय भी अदिश राशि है, समय भी क्या है? अदिश राशि है। ये भी अच्छा, इसमें दो ऑप्शन आ गया अदिश राशि के, इसमें दो ऑप्शन आ गया अदिश राशि के। विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है, समय भी एक सदिश राशि है, ठीक है। तो इसमें दो राशि अदिश है और दो सदिश है। बात करते हैं अगली, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि देखो, द्रव्यमान ये हमारा अदिश है, लंबाई अदिश है, समय अदिश है, तो पीछे कौन बच गया? वेग, ये एक सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि, अच्छा अनुपात क्या होता है? अपन डिवाइड करते हैं संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, और क्या कह रहा है? वेग हो गया ये। तो देखो v से v कैंसिल, पीछे क्या बचा? m क्या होता है? द्रव्यमान, m मतलब मास मतलब ये द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग मतलब mv, और ये वेग, इसके रेशियो करें, इसका जो अपन रेशियो करें तो इसमें क्या होता है? संवेग
और वेग का जब हम रेशियो करते हैं तो पीछे क्या बचता है, मास बचता है, द्रव्यमान। तो इनके अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। आपने पढ़ा था ना 9th 10th में न्यूटन की गति के नियम, ठीक है। जब तक कोई वस्तु को अपन वहां से हिल नहीं सकती, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना कर दे, ठीक है। स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी और गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई अतिरिक्त या बाह्य बल आरोपित ना कर दे। तो आपको पता है ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम था, जिसे हम क्या, कौन सा नियम कहते थे, जड़त्व का नियम भी कहते थे, जड़त्व का नियम भी कहते थे। एक होता था जड़त्व का नियम भी कहते थे। ये क्रिया प्रतिक्रिया का तृतीय नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये होता था संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो अपन ये बात करते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु होगी, अगर अपन बस में चल रहे हैं तो कोई भी जब तक ब्रेक नहीं लगेगा तब तक वो गतिशील अवस्था में रहेगी, ठीक है। मतलब एक ब्रेक जो है वो क्या होता है, बाह्य बल होता है एक बस के लिए, गति, उसकी गति अवस्था को रोकने के लिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण। अच्छा, संवेग संरक्षण क्या होता है, मतलब कोई भी एक या मतलब एक से अधिक जो वस्तुएं होती है, एक से अधिक जो वस्तुएं होती है, ठीक है, उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, जब तक उस पर कोई वस्तु है, इस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं हो रहा है, तब तक उसका जो है ना संवेग होता है वो क्या होता है, नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण नियम है, ठीक है। अर्थात मतलब जितना संवेग होता है, मतलब इस वस्तु में जितना संवेग होता है, दूसरी में उतना ही संवेग परिवर्तन, अगर दूसरी कोई वस्तु है इधर से तो उतना ही संवेग परिवर्तन उसके विपरीत दिशा में होता है। कैसे बात करें, समझे कैसे, जैसे रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट में संवेग है, ठीक है। तो जब इसको मतलब प्रक्षेपित किया जाता है तो ये जब ऊपर उड़ता है तो उसकी उतना ही संवेग उसकी विपरीत दिशा में नीचे जो गैसें वगैरह निकलती है वो, तो ये जो संवेग संरक्षण है ये अपन सीधा डायरेक्ट बात करें तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उस पर ही आधारित है। मतलब रॉकेट का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के थर्ड नियम क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन लॉ पर ही बेस्ड है। मतलब ये ऊपर जाएगा, ये इसकी क्रिया ऊपर हो रही है तो इसकी विपरीत दिशा में भी एक क्रिया हो रही है। जब ये जो गैसें है ये भी उतनी ही स्पीड से नीचे की ओर होगी तब रॉकेट जाके ऊपर उठेगा, ठीक है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, अभी मैंने बताया न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। मतलब कोई भी गतिशील अवस्था में जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, ब्रेक जो होता है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है बस के लिए, और जब यह लगाता है तो बस रुक जाती है। तो अच्छा, ये तो बस रुकी, और जब वो क्या कहते हैं, जो आदमी वगैरह खड़े थे वो क्या थे, वो एक स्थिर अवस्था में थे बस के साथ में, बस गतिशील अवस्था में भी अंदर थे जो स्थिर अवस्था में थे। जैसे ही बस रुकी तो उनकी जो ऊपर वाली बॉडी है वो गतिशील अवस्था में ही थी, तो जैसे ही रुकी तो आगे की ओर झुक जाते थे। न्यूटन का पहला नियम है। बात करते हैं बल का गुणनफल। बल का गुणनफल क्या होता है, ma, अपन क्या कहते हैं, m, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान त्वरण। बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, m अपन पढ़ते हैं ना जब नियम पढ़ते हैं, dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। तो ये हो गया m इंटू ए, m क्या होता है, मास एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान और त्वरण का। मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। देखो पृथ्वी पर कितना है, 600, तो चंद्रमा पे हमेशा, चंद्रमा पे जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के 1/6 होता है। मतलब पृथ्वी पर जो भार है उसमें 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन, ठीक है। अगर किसी ने पूछ लिया कि चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर जो मून पर है वो भार कितना है, 60 है, तो अर्थ पर कितना होगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 360 न्यूटन, ठीक है। तो मतलब ये वाइस वर्सा, अगर आपको ऊपर पृथ्वी का देखे चंद्रमा का पूछे तो 6 से डिवाइड कर दो, और अगर आपको चंद्रमा का देखे पृथ्वी का पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान भार जो है हम न्यूटन है, ठीक है। अच्छा,
एक जो किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम होता है, उसमें कितने न्यूटन भार होता है? 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। अच्छा, ये जो है ना, ये जो आपको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू होती है 9.8 है, ठीक है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसकी वैल्यू है 9.8। तो इसके अकॉर्डिंग है कि 9.8 जो 1 किलोग्राम का है 9.8 न्यूटन, ठीक है। अब आपको न्यूटन दे दिया तो इसमें 9.8 का डिवाइड कर दो 9 पॉइंट, ठीक है। तो ये लगभग आएगा, लगभग क्या, फिक्स एग्जैक्ट 3 किलोग्राम आएगा। और 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? अभी आपको बताया कि 9.8 न्यूटन होता है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। न्यूटन है, अगर आपको बाहर न्यूटन में देखे आपको पूछे द्रव्यमान कितना है तो 9.8 से डिवाइड कर दो। और अगर आपको 1 किलोग्राम ऐसे पूछ ले कि 4 किलोग्राम का वजन कितना है, 4 किलो का, आप क्या करोगे? 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, तैर रही है तो तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर, भाई ये बीकर है, ये बीकर है, ये एक बीकर है, ठीक है। इसमें एक बर्फ तैर रही है, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें बर्फ तैर रही है, मान लो ये बर्फ तैर रही है। तो ये बर्फ जो है ये भी तो कुछ जगह घेरेगी, ये भी तो जगह घेरेगी बर्फ। जब ये बर्फ पिघल जाएगी, तो लेवल जो है, ये बर्फ का जो अपना जो स्थान घेरा हुआ था वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो, लेवल कुछ भी नहीं होगा, उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों भाई? क्योंकि जब पानी जमता है तो क्या होता है? फैलता है। जैसे अभी इसी की बात की ना, तो ये जमा हुआ पानी, ये जो है ना, ये ज़्यादा स्थान घेरता है। ये जो जमा हुआ बर्फ़ वाला टुकड़ा है, ये एक्चुअल में जो पानी है उससे ज़्यादा स्थान घेरता है। तो जब पानी जमता है तो क्या होता है? फैलता है। और जैसे ही वो फैलता है तो बोतल को तोड़ देता है। बात समझ में आई? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। अच्छा, अपन सड़क पर क्यों चल पाते हैं? जो सड़क होती है ना, वो क्या होती है? खुरदरी होती है। और आपको पता होगा खुरदरे का जो सतही घर्षण होता है, अपन कब चलते हैं? जब रोड पे गाड़ी चलती है या जो भी होता है, जो उसका घर्षण होता है ना, घर्षण के कारण ही चला जाता है। तो सड़क पर जो घर्षण है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। और बर्फ क्या होती है? चिकनी होती है। जो चिकनी कोई भी सतह होगी उस पर अपन, जैसे अपन कभी बारिश वगैरह आती है, टाइल्स वगैरह पे चलते हैं तो अपन को थोड़ी पानी होता है या ऐसे पानी होता है गिरा हुआ, तो अपन को थोड़ा सा चलने में कठिनाई होती है। तो बर्फ की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? चिकनी होती है। तो उसका जो घर्षण होता है वो सड़क से क्या होता है? कम होता है। और घर्षण की वजह से हम आगे चल पाते हैं। जब घर्षण ही नहीं है तो हम कैसे चल पाएंगे? इसलिए कठिन होता है बर्फ पर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा या थोड़ा ऊपर जाएगा या थोड़ा नीचे आएगा, क्या होगा? देखो, नदी क्या होती है? नदी गतिशील अवस्था में होती है। नदी गतिशील, ये एक समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है, ठीक है। समुद्र स्थिर अवस्था में, तो गतिशील अवस्था से मतलब कोई आती हुई वस्तु है, गति अवस्था में आती हुई, जैसे ही समुद्र में एकदम आएगी तो वो क्या होगा? एकदम झटका लगेगा उसको, तो वो क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठेगा, ठीक है। तो जहाज क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। अपन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में क्या होता है? कमी होता है। और इसी वायु दाब में कमी के कारण जो स्याही है वो निकलने लगती है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? मतलब जो यहाँ सेंटर में होता है अपकेंद्रीय। जैसे मतलब दूध से क्रीम अपन वो जो ट्रेडिशनल वे से निकालते हैं या मशीन से निकालते हैं, तो ये क्या होता है? जो मक्खन या जो क्रीम होती है वो क्या सेंटर में आ जाती है, या वो पूरी ऐसे एक साइड में आ जाती है, फिर अपन उसको क्रीम को उधर निकाल लेते हैं। तो उसमें कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो ये सरफेस टेंशन के कारण होती है। सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, सतही टेंशन के या सतही तनाव के कारण, सरफेस टेंशन। सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? सूर्य ग्रहण, देखो, एक होता है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण तो होता है अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। पहले फर्स्ट बात तो ये क्लियर हो गई। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होते हैं तो इसके बारे में अपन बात करें। देखो, सूर्य ग्रहण के लिए ये मान लिया कि ये है हमारा सन और ये हमारी क्या है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ। सूर्य ग्रहण का क्या होता है? सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, या सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन इनकी ये है कि ये तीनों एक सीध में होने चाहिए, ठीक है। तो ये सन है, ये अर्थ है, और इन दोनों के बीच में जब चंद्र आ जाता है, मून, तो ये क्या होता है? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो हम क्या, ये जो चांद की वजह से इस पे थोड़ा सा यूं धब्बा देखते हैं। तो ये जितनी देर चांद जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहेगा उतनी देर सूर्य ग्रहण होगा। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सन और मून, चंद्रमा
जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो देखो सूर्य क्या है, सूर्य एक ग्रह है जो इसे चंद्रमा क्या है, ग्रह है, और ये सूर्य की जब रोशनी इस पर डायरेक्ट पड़ती है, इस पर जब सूर्य की रोशनी जब डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, ये चंद्रमा क्या होता है, सूर्य की रोशनी के कारण ही चमकता है। किसके कारण चमकता है, सूर्य की रोशनी के कारण। जब सन की जो रोशनी है वो डायरेक्ट इस पर नहीं पड़ेगी, पृथ्वी की वजह से इस पर छाया पड़ने लगेगी, पृथ्वी बीच में आएगा तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी परछाया पड़ेगी, ठीक है, परछाया। तो जिस वजह से ये चांद में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक ऐसे दिखेगा, वो क्यों दिखता है कि ये जो पृथ्वी की है इस पर छाया पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। कब, सॉरी, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन नहीं होता। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है, जब चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जो पृथ्वी की जो परछाया है वो चांद पे पड़ती है, जिस वजह से चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और इसके सूर्य के बीच में चांद आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो इस पर हम जो पृथ्वी से डायरेक्ट हम सूर्य को जब देखते हैं तो ये चांद की वजह से इस पर थोड़ा सा यूं धब्बा दिखता है। तो आज के वीडियो में इतनी बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की सीरीज लेके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आएंगे। तो थैंक यू सो मच अपना वीडियो देखने के लिए। आगे ही अपने इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहेगा। अपन विज्ञान की पूरी एक सीरीज लाएंगे 1000 क्वेश्चन की, उसके बाद साथ साथ में दूसरी जो जीके है उसकी भी हम स्टार्ट कर देंगे, जो भी जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या अदर जो भी जीके है हमारे इंपॉर्टेंट जीके, कंप्यूटर बेस्ड या अन्य जो भी विज्ञान अपने जनरल नॉलेज से संबंधित जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, और ट्रिक्स भी लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, इसको लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। Okay, thank you so much.